आज का हमारा टॉपिक राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। वैसे तो इसे हम बजट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बजट अपने आप में एक बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी, तो इसको मैंने अलग से लिया है। बजट राजकोषीय नीति का ही एक पार्ट होता है। बजट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो राजकोषीय नीति में जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे उसको समझिएगा। राजकोषीय नीति में हम पढ़ेंगे कि सरकार की जो खर्च करने की पॉलिसी है, सरकार की जो टैक्स लगाने की पॉलिसी है और सरकार की जो ऋण लेने की पॉलिसी है, तीन चीजों पर फोकस होगा हमारी इस टॉपिक में। तीन चीजें कौन कौन सी होंगी? सरकार की आय, सरकार के व्यय और सरकार द्वारा जो एक तरह से कर्ज लिए जाते हैं, यानी कि जब सरकार का जो बजट है वो घाटे में चला जाता है और उसको पूरा करने के लिए सरकार जो ऋण लेती है, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक डेट। इन तीन पर हमारा फोकस होगा और इनसे रिलेटेड सरकार की जो पॉलिसी होती है, यानी कि गवर्नमेंट इन तीनों से रिलेटेड जो अपनी पॉलिसी बनाती है जिससे कि वह सही प्रकार से अपना कार्य कर सके और इकोनॉमी को बैलेंस कर सके, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और वैसे भी अवेयरनेस के लिए भी इस टॉपिक का आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। फिस्कल पॉलिसी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि तेजी लाती है, बढ़ावा देती है किसको? कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है, इस फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो खर्च करती है, जो गवर्नमेंट का इनकम होती है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट्स है, रिसीव मतलब प्राप्तियां, सरकार की इनकम को हम क्या कहेंगे? पब्लिक रिसीप्ट्स। और सरकार जो खर्च करती है उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और सरकार जो कर्ज लेती है उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक डेट। तो यहाँ पर सरकार की जो आय है, सरकार के जो व्यय हैं, इसके अलावा सरकार के जो ऋण हैं, उनको किस में फोकस किया जाता है, यानी कि सरकार ये सारे काम करते समय किन चीजों को ध्यान में रखती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं और किन चीजों के लिए सरकार ये सारे कार्य करती है। तो सरकार का पहला ऑब्जेक्टिव होता है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको क्या करना? ग्रोथ करना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा करती है। और जो परफॉर्मेंस है इसकी, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो क्षमता है, जो कार्य प्रणाली है या कार्य करने का जो उसका तरीका है, उसको और बेहतर करने के लिए सरकार ऐसा करती है। और फिस्कल पॉलिसी डील्स विद गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। इसमें किस चीज को डील किया जाता है फिस्कल पॉलिसी में? रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। जब बजट आपको बताएंगे तो उसमें बजट का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन क्या होते हैं और कैपिटल कलेक्शन क्या होते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो और जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कलेक्शन मतलब सरकार की आय यानी कि राजस्व आय और सरकार के व्यय, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, यानी कि सरकार इसमें अपनी आय और अपने व्यय को क्या करती है? डील करती है, यानी कि आय और व्यय के माध्यम से अपनी फिस्कल पॉलिसी को आगे बढ़ाती है। फिस्कल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिस्कल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इसको? इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, जो सरकार का एक अंग है वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय ही भारत की या देश की क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेट करती है, मेंटेन करती है, इसको बनाती है। जैसे भारत की फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाएगा, कौन इनका इंप्लीमेंट करेगा? भारत का वित्त मंत्रालय। और भारत के वित्त मंत्रालय का जो हेड है, जिसे हम वित्त मंत्री कहते हैं, कौन है? निर्मला सीतारमण। वो क्या करेंगी? वह भारत की फिस्कल पॉलिसी बनाएंगी और उस फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगी। और इस फिस्कल पॉलिसी में पूरा एक चार्ट तैयार किया जाएगा, पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि कैसे और कहां खर्च किया जाए, कैसे बूस्ट किया जाए इकोनॉमी को, कैसे गरीबी दूर की जाए, कहां पर सब्सिडी दी जाए, कहां पर टैक्स बढ़ाए जाएं, कौन से टैक्स घटाए जाएं। तो इनका जो इम्पैक्ट है समाज के अलग अलग लोगों पर,
अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर पर उस इम्पैक्ट को ध्यान में रख करके पूरे साल की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और ये स्ट्रेटजी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से बजट के थ्रू पार्लियामेंट में रखी जाएगी। जब इसे पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसका मतलब है ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ता है, मुझ पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, मार्केट पर पड़ेगा, हमारे घरों पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा, हर सेक्टर पर फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाएगी तो इसका हम पर असर पड़ेगा। जब टैक्स घटाए जाएंगे, नए टैक्स लगाए जाएंगे या पुराने टैक्स में किसी तरह का करेक्शन किया जाएगा या किसी सेक्टर पर सब्सिडी घटाई और बढ़ाई जाएगी, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। मान लीजिए सरकार अगर एलपीजी की सब्सिडी को बढ़ा देती है तो इस सब्सिडी के बढ़ने से हमारी और आपकी पॉकेट पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स घटाए या बढ़ाए जाते हैं, अगर जीएसटी घटाए या बढ़ाए जाते हैं, इसका हम पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जो सारी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है, इसी स्ट्रेटजी या नीति या पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और इस फिस्कल पॉलिसी को हर साल बजट के माध्यम से पार्लियामेंट में रखा जाता है और इस फिस्कल पॉलिसी को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसमें मेन फोकस जो होता है वो किस पर होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पर। ठीक है, बजट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जो बजट होता है वो क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का ही एक पार्ट होता है। देखिए, बजट और फिस्कल पॉलिसी को अलग अलग पढ़ने का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे जब इसी में बजट बता दिया जाएगा तो अलग से बजट क्या बता जाएगा। बजट अपने आप में एक अलग डेटा है। बजट में हम टाइप ऑफ बजट पढ़ेंगे, बजट का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, बजट के कितने पार्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे, रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, बजट डिफिसिट क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, पूरा एक हमारी पब्लिक फाइनेंस पर एक पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। तो ये पॉलिसी है और पॉलिसी में क्या हो रहा है? स्ट्रेटजी हो रही है। ये एक स्ट्रेटजी है, वहां पर आप डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में, हर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में कंट्री के लोगों की और इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का तरीका ढूंढा जाता है। तो आपने देख लिया क्या होता है फिस्कल पॉलिसी में। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि क्या उद्देश्य होते हैं भारत की फिस्कल पॉलिसी के, क्या उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर हम बात करें, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स, बाकी सब इसी के अंदर आ जाएंगे। पूरे देश का विकास करना है, बहुत सारे उद्देश्य है, गरीबी दूर करनी है, विमेन्स डेवलपमेंट करना है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट करना है, सीनियर सिटीजन के लिए सोचना है, जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है, बीपीएल के लिए अलग से प्लानिंग बनानी है, बहुत सारे काम करने हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उनको हम नंबर नहीं दे सकते, हम इनमें उनको ऐड कर सकते हैं। तो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, और जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उनमें मेनली 3 मोटिव्स को ध्यान में रखती है कि भाई हमें अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा देश में ये 3 काम करने हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन से 3 काम हैं जिनको करने के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। पहला काम क्या है जो सरकार करती है राजकोषीय नीति के माध्यम से? पहला काम है प्राइस स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता का मतलब है कि एक तरह से कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आने पाए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो प्राइस में, यानी कि इन्फ्लेशन, रिसेशन इस तरह की स्थिति ना आए, कीमतें बैलेंस रहेंगी तो व्यापार को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, बूस्ट किया सकता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसके अलावा कॉमन मैन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने अपने जो वीडियो डाला था मनी इन्फ्लेशन का उसमें डिटेल्स में बताया है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी उसमें आपको डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से इन्फ्लेशन का जब दौर आता है तो किस किस को कैसे कैसे लॉस होता है। तो गवर्नमेंट अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा यह कोशिश करती है, यह प्रयास करती है कि प्राइस जो है स्टेबल रहे। जब कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है और कीमतें स्टेबल रहती हैं, स्टेबल का मतलब है फिक्स होना नहीं है, स्टेबल का मतलब यह है कि एक नियमित दायरे से बढ़ती हैं, यानी कि एक जो हमने लिमिट बनाई है कीमत वृद्धि की वो उसी लिमिट में रहती है। भारत की लिमिट क्या है? वीडियो को पढ़िएगा फिर इसमें कमेंट डाल के बताइएगा कि भारत के लिए स्टेबल प्राइस क्या है। उर्जित पटेल कमेटी ने भारत के लिए कितने % कीमत वृद्धि को अनुकूल माना है, वीडियो देख करके मुझे कमेंट करके इसमें बताइएगा। ठीक है, तो कीमत स्थिरता इसका एक उद्देश्य है। राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे सरकार कीमत
बैलेंस करती है, संतुलित करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा मेन जो इसका उद्देश्य है, जो मोटिव है राजकोषीय नीति का, वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। जब आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, सबकी जेब में पैसा होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा अगर आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, कभी कभी देश की आर्थिक वृद्धि तो होता है, लेकिन आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, गरीब गरीब ही रहता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसको तो कुछ मिला ही नहीं इस जीडीपी में से, तो वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी के जीवन स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आता। वो किस लिए होता है? वो होता है इनइक्वालिटी की वजह से। यानी कि जो इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, यानी कि गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर और अमीर हो जाता है। यानी कि जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही हो लेकिन आम आदमी या गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, इसका लाभ अमीरों के पास जा रहा है, गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होता है? असमानता हो जाती है। और असमानता कई स्तर पर होती है। असमानता आर्थिक स्तर पर होती है, सामाजिक स्तर पर होती है, जेंडर के आधार पर भी असमानता होती है, सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, यानी कि बहुत सारे इसके आधार हैं जिसके आधार पर वर्ग बन जाते हैं। तो उनको पाटने की कोशिश करती है सरकार यह प्रयास करती है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये किसके माध्यम से सरकार करती है? ये फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से करती है। जैसे महिलाओं के विकास के लिए जब जेंडर गैप देखा जाता है, महिलाओं के नंबर घट रहे हैं, सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, महिला साक्षरता में कमी हो रही है, तो सरकार क्या करती है? सरकार महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेंस एम्पावरमेंट के लिए और ज्यादा पैसे देती है। विमेंस एम्पावरमेंट पर सरकार ज्यादा खर्च करती है, जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो बहुत सारे ऐसे सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, यानी कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से इनइक्वालिटी को दूर करती है, और सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो कैसे सरकार टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से असमानता को दूर करती है, कैसे सरकार आय और व्यय में बैलेंस बिठा करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है, और कैसे सरकार इकोनॉमी में मनी फ्लो को बैलेंस करके प्राइस स्टेबिलिटी करती है। बस यही सारी जो पॉलिसी है, इसी को हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, वैसे भी हमारे लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये समझ में आता है कि सरकार कहां पर जो खर्च कर रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्या बदलाव इससे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स हैं, टूल्स मतलब साधन। सरकार ये जो काम करती है, 3 काम मैंने बताए, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सरकार बेसिकली 3 काम करती है। कौन कौन से 3 काम करती है? इनइक्वालिटी को दूर करती है, कीमतों को बैलेंस करती है, और क्या करती है? अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बूस्ट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो ये 3 काम करने के लिए सरकार जिन साधनों का इस्तेमाल करती है, उन्हीं साधनों को कहते हैं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति के साधन। वे साधन कौन कौन से हैं? 3 साधन है, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। 3 साधन है जिनके द्वारा सरकार अपने ये तीनों उद्देश्य पूरे करती है और अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। कौन से हैं वे 3 साधन और टूल्स? पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार खर्च करती है, और खर्च के द्वारा सरकार अपने वो 3 उद्देश्य जो अभी हमने पढ़े उनको पूरा करने का प्रयास करती है। खर्च कहाँ कहाँ करती है? सब्सिडी पर खर्च करती है सरकार, अभी सब्सिडी के बारे में बताएंगे, और अन्य सेक्टर में खर्च करती है। सरकार जब खर्च करती है तो उससे कैसे तीनों जो उद्देश्य हैं हमारे उनको प्राप्त किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। पब्लिक रिसीट्स यानी कि सार्वजनिक आय, सरकार अपनी इनकम बढ़ाती है,
क्योंकि अगर खर्च करना है तो पैसे चाहिए, भाई कहां से सब्सिडी देंगे? उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो उसके लिए सरकार अपनी आय का इंतजाम करती है, और आय का इंतजाम करने के लिए सरकार क्या नीति बनाती है? इसके लिए सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है, सरकार की आय के बड़े साधन क्या है? टैक्स। टैक्स में कौन कौन से टैक्स लगाती सरकार? डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर लगाती है, और क्या लगाती सरकार? अप्रत्यक्ष कर लगाती है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार अपनी आय को बढ़ाती है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा सरकार का उतना ज्यादा सब्सिडी दे पाएगी सरकार, और इस सब्सिडी के द्वारा सरकार क्या कर पाएगी? सरकार असमानता को दूर कर पाएगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर पाएगी, और जो समस्याएं हैं लोगों की उनको दूर कर पाएगी इस पैसे के माध्यम से। तो प्रत्यक्ष कर मैंने अभी बताया, टैक्स पर पूरा एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए हम, जहां पूरा इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर सिस्टम लेकर के आएंगे, वहां बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा जान लिए प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर या ऐसे टैक्स जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाए जाते हैं वही उनका भुगतान करता है, यानी कि ये नॉन शिफ्टेड होते हैं। नॉन शिफ्टेड का मतलब होता है किसी और पर इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कारपोरेट टैक्स। आप इनकम टैक्स के बारे में जानिए। इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसको पे करता है, किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मेरी इनकम पर जो मेरे ऊपर टैक्स लगा हुआ है उसे हम अपने द्वारा ही, यानी कि मुझे ही स्वयं उसको भरना पड़ेगा, हम आपके ऊपर या अपने क्लाइंट पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी जैसे मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा पर जीएसटी लगाया गया है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। लगाया तो गया था हम पर क्योंकि हम आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर था तो हमने ये आपके ऊपर यानी कि अपने क्लाइंट पर इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये शिफ्टेबल है, इसको हम शिफ्ट किए कर सकते हैं, और हमने आपकी फीस में जीएसटी जोड़ करके आपसे वसूल कर लिया। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है, और इन दोनों से सरकार को इनकम होती है। इसके अलावा अदर सेक्टर से भी सरकार को पैसा मिलता है। सरकार की आय के बहुत सारे स्रोत हैं, हम बजट में बहुत डिटेल से आपको बताएंगे। सरकार की आय के और स्रोत क्या है? जिसकी भी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जो भी सरकार को ब्याज मिलता है, या सरकार ने जहां जहां पैसा लगाया है, जैसे रेलवे है, जैसे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, उनसे सरकार को जो भी पैसा मिल रहा है वो अदर सेक्टर से होने वाली इनकम में आ जाएंगे। तो इसके माध्यम से सरकार को जो इनकम हो रही है उससे सरकार क्या करती है? अपने खर्चे पूरे करती है। और उसके बाद अगर सरकार की इनकम कम पड़ जाती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है तो सरकार को घाटा हो जाता है। बजट में आपको हम घाटे बताएंगे, कितने प्रकार के डिफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, बहुत डिटेल्स बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि जब सरकार की आय उसके व्यय से कम हो जाती है तो घाटा हो जाता है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? डिफिसिट मैनेजमेंट करती है। हीनार्थ प्रबंधन, ये भी आपको अलग यूनिट में बताया जाएगा। तो हीनार्थ प्रबंधन में सरकार बेसिकली ये जो घाटा पूरा करती है, इस घाटे को पूरा करने के सबसे बड़े साधन सरकार के पास क्या होते हैं? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट यानी कि सरकारी कर्ज लेती है, सरकार कर्ज लेती है, सार्वजनिक ऋण इसको कहते हैं। सरकार कर्ज लेकर के अपने घाटे पूरे करती है या अपनी राजकोषीय नीति को आगे बढ़ाती है, ताकि सब्सिडी में कमी ना पड़े, सरकारी काम ठीक से होते रहें। ध्यान दीजिएगा, जिस देश की सरकारें कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करती हैं या देश उनका जो मूल उद्देश्य होता है कल्याणकारी होता है, वहां पर ज्यादातर घाटे का बजट बनता है। ठीक है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को बार बार कर्ज लेना पड़ता है। भारत सरकार को हर साल ही लगभग ऋण लेना पड़ता है। तो वो जो ऋण लेती है सरकार, वो ऋण कैसे लिए जाएं, कहां से लिए जाएं, ये सारी तैयारी या पॉलिसी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। तो सामान्यतः सरकार दो माध्यम होते हैं ऋण लेने के। पहले होते हैं आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋणों में सबसे बड़ा स्रोत क्या है सरकार का? आरबीआई। मैंने बताया पब्लिक फाइनेंस में बहुत डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, नहीं तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। टॉपिक है हमारा राजकोषीय नीति, और ये जो पार्ट है आपका सार्वजनिक ऋण का, ये आपके बजट का पार्ट है। तो यहाँ डिटेल्स हम वहां बताएंगे, यहाँ पर हम राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं। आंतरिक ऋणों में यानी कि जब देश के अंदर ही सरकार कर्ज लेती है तो उसको बोलते हैं आंतरिक ऋण या इंटरनल डेट। तो उसमें सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है सरकार का? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंक है। आरबीआई
बैंकों का भी बैंक है। तो आरबीआई से कर्ज लेती है सरकार, और क्या करती है, बाह्य ऋण लेती है। बाह्य ऋणों में सरकार के लिए बहुत सारे साधन है। बाह्य ऋणों से, बाह्य ऋण मतलब देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी ऋण लेते हैं हम, और किससे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेते हैं। विश्व बैंक ज्यादातर विकासकारी कार्य के लिए और गरीबी दूर करने वाली योजनाओं के लिए कर्ज देता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें कर्ज देता है जब आयात निर्यात में हमको घाटा होता है। इसके अलावा सरकार बहुत सारे जो कॉमर्शियल बॉन्ड हैं उनके माध्यम से ऋण लेती है। तो सरकार इन ऋणों के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी का प्रबंध करती है। तो ये प्रबंध सरकार कैसे करती है और सरकार की क्या नीति होती है ऋण लेने की, इस पैसे का सरकार क्या करती है, इससे सरकार देश में जो 3 उद्देश्य हैं उनको पूरे करने की कोशिश करती है। कौन से 3 उद्देश्य? अर्थव्यवस्था को वृद्धि पर लाना, यानी कि बूस्ट करना, अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस को सुधारना, और क्या करती है, जो असमानता है उसको दूर करना, और क्या करती है सरकार, और सरकार जो हमारे जो मूल उद्देश्य है, देश में जो बहुत सारी कीमत अस्थिरता हो गई है, यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसको दूर करने का सरकार प्रयास करती है। तो इन 3 साधनों के द्वारा सरकार अपने 3 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करती है। इसी को हम फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। और क्या इसमें होता है, 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सरकार ये जो काम करती है, या सरकार ने अपने जो 3 उद्देश्य करने के लिए जो अपनी आय व्यय और ऋणों की जो नीति बनाई, इसके द्वारा सरकार जब काम करती है तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये सारी चीजें हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में इसको समझना है, पहले कुछ बेसिक चीजें चलिए समझ लेते हैं, फिर इस चार्ट पर हम आएंगे। ठीक है, जैसे जब सरकार टैक्स लगाती है और सरकार जब सब्सिडी देती है, ठीक है, इसको बेसिकली आप समझ लीजिए। टैक्स मतलब जब सरकार कर लगाती है और जब सरकार आर्थिक सहायता करती है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या बोलते हैं, सब्सिडी। और सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसको टैक्स बोलते हैं। सरकार टैक्स किस लिए लगाती है, अपनी आय बढ़ाने के लिए, और सब्सिडी किस लिए देती है, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टैक्स है ये सरकार की आय को प्रभावित करते हैं, और ये जो सब्सिडी है ये सरकार के व्यय को प्रभावित करते हैं। ये तो सरकार का प्रभाव रहा, लेकिन हमें और आपको क्या प्रभावित करता है, इसको समझ लीजिए। जब सरकार टैक्स लगाती है, जैसे मान लीजिए सरकार ने टैक्स में वृद्धि कर दी, टैक्स सपोज दैट 5% था और सरकार ने 10% कर दिया। जब सरकार ने टैक्स को 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया तो इसका हमारे और आप पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजकोषीय नीति बना रही है इसमें सरकार ने अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, हम उद्देश्य को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इनकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। पहला उद्देश्य क्या है, कीमतों को स्थिर रखना। उद्देश्य नहीं भूलना है ना, हमें यह चेक करना है कि सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी राजकोषीय नीति में कौन कौन से काम करती है और वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो पहला उद्देश्य सरकार का क्या है, कीमतों को स्थिर रखें, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है सरकार का, दूसरा उद्देश्य सरकार का है आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, तो उसको हम चेक करेंगे। और तीसरा क्या है सरकार का उद्देश्य, असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना या समानता लाना, असमानता को दूर करना। ये 3 उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के। तो ये 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार बेसिकली जो काम करती है वो टैक्स और सब्सिडी, यानी कि टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से ही सरकार अपने ये तीनों उद्देश्य प्राप्त कर सकती है। उन्हीं को हमें देखना है कि सरकार ये काम करती कैसे है। असली चीज तो अब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो इनमें से क्या होता है, देखिए सरकार को असमानता दूर करने के लिए क्या करना है, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेना है और जिनके पास कम है उनको देना है, तभी तो असमानता दूर होगी। कि भाई देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, या इसके अलावा सरकार को कोई नई योजना चलानी है
ठीक है। जब सरकार नई योजना चलाएगी, मान लीजिए महिलाओं के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए या गरीबों के कल्याण के लिए, मुफ्त राशन देने के लिए, अभी कोविड में सरकार ने कितनी कितनी योजनाएं चलाई। सरकार को देश के विकास के लिए सड़कें बनानी है, पुल बनाना है, बंदरगाह बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, तो इनके लिए सरकार को पैसा चाहिए। और ये जो सरकार बना रही है, इनका इस्तेमाल तो सभी करेंगे, गरीब भी करेंगे, अमीर भी करेंगे। तो गरीबों को आगे बढ़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि होगी। तो सरकार टैक्स बढ़ा करके अपनी इनकम बढ़ाएगी, तभी तो इस पैसे से ये सारे काम कर पाएगी जिनकी अभी हमने बात की। तो सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो सरकार को इससे क्या होता है, पैसे मिलते हैं। और टैक्स लगाने का फार्मूला क्या है, ये भी हम आपको आगे यूनिट में बताएंगे अच्छे से। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिनकी आय ज्यादा है उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जिनकी आय कम है उन पर कम टैक्स लगाया जाए। ठीक है, ये तो इनकम टैक्स के बारे में था। जीएसटी का क्या है, जीएसटी इस आधार पर लगाया जाता है कि जो वस्तुएं अति आवश्यक हैं, आम आदमी जिनका इस्तेमाल करता है, उस पर कम टैक्स लगाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है तो उसके लिए महंगी ना हो जाए। और जो वस्तुएं जो लग्जरियस गुड्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जैसे सिगरेट पर, शराब पर, महंगी गाड़ियों पर या अन्य महंगी वस्तुओं पर जब ज्यादा टैक्स लगेगा तो ये टैक्स कौन देगा, अमीर आदमी देगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे और आपके दैनिक उपभोग की चीजें हैं, इन पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से सरकार टैक्सों में अंतर करती है कि कौन सा टैक्स किन वस्तुओं पर कितने % लगाया जाए, जिससे कि गरीब वर्ग पर टैक्स का भार कम से कम पड़े और अमीर व्यक्ति पर टैक्स का भार ज्यादा से ज्यादा पड़े। तो सरकार ने जब टैक्स लगाया तो सरकार को आमदनी हुई, और इससे क्या हुआ, इससे सरकार के पास राजस्व आया। और सरकार के पास जब राजस्व आएगा तो निश्चित तौर पर इससे सरकार और अच्छे काम कर पाएगी। और क्या होगा, इससे सरकार जब टैक्स लगाती है, मान लीजिए सरकार ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए सरकार को ऐसा लगता है कि देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के कारण आम आदमी बहुत समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि अमीरों पर तो महंगाई का असर पड़ता नहीं, गरीबों पर पड़ता है। तो कैसे सरकार इसको सही करेगी, टैक्स के माध्यम से। देखिए, सरकार जो वस्तुएं महंगी हैं उन पर सब्सिडी दे सकती है, ठीक है, सब्सिडी दे सकती है, और उन पर राशनिंग सिस्टम लागू कर सकती है। राशनिंग सिस्टम क्या होता है, सरकारी दुकानों के माध्यम से निश्चित कीमत पर वस्तुएं आम आदमी तक पहुंचा सकती है, जिससे कि बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का आम आदमी पर प्रभाव ना पड़े। तो कीमत स्थिरता सरकार ला सकती है। और क्या कर सकती है सरकार, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत कर रही है सरकार। और क्या कर सकती है सरकार इसके अंतर्गत इनकम टैक्स बढ़ा सकती है, महंगाई को रोक, क्योंकि टैक्स लगाना आरबीआई का काम नहीं है। मौद्रिक नीति में आपने पढ़ा कि आरबीआई अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करके ये काम करेगी, और सरकार यहाँ क्या कर रही है, सरकार यहाँ टैक्स बढ़ा करके। लेकिन ध्यान रहे, कौन सा टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स की बात की मैंने, जीएसटी की बात नहीं की। जीएसटी के बढ़ने से महंगाई और ज्यादा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार से कोई भी सामान ले लीजिए, मान लीजिए आप एक किताब खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, और वो किताब आपको 500 रुपए की मिलती थी। अब ये किताब आपको 500 रुपए की मिलती है और ये किताब बहुत महंगी हो गई है। तो सरकार ने इस पर जो टैक्स लगता था वो 10% से बढ़ा करके 20% या 10 रुपए से बढ़ा करके 20 रुपए कर दिया। तो पहले ये किताब आपको 500 रुपए किताब और 10 रुपए टैक्स मिला करके आपको कितने की मिल जाती थी, 510 रुपए की मिल जाती थी। किताब पर टैक्स लगा है तो ये कौन सा टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या कहेंगे इसको हम, जीएसटी। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इनकम टैक्स व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो किताब पर पहले 10 रुपए टैक्स लगता था, तो इसकी कीमत बाजार में कितनी थी, तो इसकी कीमत थी, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा हो गया, इसकी कीमत थी 510 रुपए। आप आसानी से खरीद लेते थे, गरीब बच्चा भी खरीद के इसको पढ़ पाता था। लेकिन अगर जीएसटी इस पर 20 रुपए कर दी जाएगी तो इसकी बाजार कीमत कितनी हो जाएगी, 520 रुपए हो जाएगी। तो इससे गरीब को तो नुकसान होगा, अमीर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अमीर तो इसको 520 रुपए का भी खरीद सकता है। इसका मतलब जीएसटी बढ़ने से महंगाई और ज्यादा बढ़ती है। ये ध्यान देना, जब सरकार जीएसटी बढ़ाती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन सरकार जब आयकर बढ़ाती है, जब इनकम टैक्स लगाती है,
तो महंगाई पर क्या असर पड़ता है? सरकार को कीमत स्थिर करनी है ना, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उनको बैलेंस करना है, तो कौन सा टैक्स घटाना होगा और कौन सा टैक्स बढ़ाना होगा, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप ये तो समझिए कि जीएसटी तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी सरकार, जीएसटी बढ़ने से सामान और ज्यादा महंगा हो रहा है, किताब 510 रुपए के बजाय 520 हो जा रही है, तो इससे तो गरीब पर भी उतना ही असर पड़ रहा है। तो इससे ये तो सरकार बिल्कुल नहीं करने वाली महंगाई रोकने के लिए। फिर सरकार क्या करेगी? आयकर बढ़ाएगी, क्योंकि आयकर प्रत्यक्ष कर है और आयकर किस पर लगाया जाता है? व्यक्ति पर लगाया जाता है। और जीएसटी किस पर लगाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? यह लगाया जाता है वस्तु पर। तो अगर जीएसटी बढ़ाया जाएगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, और अगर इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो इनकम टैक्स किन पर बढ़ाया जाएगा? जो अमीर लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन पर सरकार टैक्स बढ़ा देगी। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। अगर इन अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ा देगी तो इनकी जेब में खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा बाजार में जो वस्तुओं की डिमांड, जैसे मान लीजिए सरकार चाहती है कि जो सामान बहुत महंगा हो रहा है उसे हम इनकम टैक्स बढ़ा करके सस्ता कर दें, तो सरकार क्या करेगी? सरकार इनकम टैक्स बढ़ा करके जो जिन लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है उनके पैसे को टैक्स के रूप में अपने पास ले लेगी, तो अमीर लोगों के पैसे सरकार के पास जाएंगे, ठीक है ना। और उस पैसे से सरकार गरीबों को क्या देगी? सब्सिडी देगी। जैसे मान लीजिए कोई सामान बाजार में 10,000 का बिक रहा है, अब 10,000 का बहुत महंगा है, गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन अमीर उसको जरूरत से ज्यादा खरीद रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? सरकार अमीरों पर टैक्स लगाएगी और अमीरों से टैक्स लगा करके अमीरों की जेब का पैसा कम करेगी, ताकि वो उतना ही सामान खरीदें जितनी की उनको जरूरत हो, और जो पैसे टैक्स से मिले हैं उससे गरीबों को सब्सिडी देगी, ताकि उनको वह सामान 10,000 से कम रुपए का मिले। लेकिन ऐसे में सब्सिडी सबको समान रूप से नहीं दी जाएगी, ऐसे में सब्सिडी को क्या किया जाएगा? कैटेगराइज किया जाएगा, यानी कि उसका एक आय का दायरा होगा और न्यूनतम आय निर्धारित की जाएगी कि कितनी आय वाले व्यक्तियों को सब्सिडी दी जाती है। तो कुल मिलाकर के गरीब वर्ग को सब्सिडी देकर और अमीर वर्ग पर इनकम टैक्स बढ़ा करके सरकार क्या करती है? असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। ये सारी चीजें सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। इसके लिए पूरा सरकार एक अध्ययन करती है अर्थव्यवस्था का, समाज का, जिससे कि हर वर्ग का कल्याण हो सके। इसके अलावा सरकार और कैसे सहायता, इसको हम दोबारा से फिर से और आपको बताएं कि सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे उन 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है जो मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति के। सरकार टैक्स के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से तो करती है, सरकार यह प्रयास भी करती है कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो हम ऋण के द्वारा इसे पूरा करने का प्रयास करें। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां से सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है और बहुत सारे नए क्षेत्र ऐसे जहां सरकार ने सब्सिडी लगा दी है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे मनरेगा योजना है, इन पर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। तो कुल मिलाकर के राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार ने वे सारे कार्य किए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, बच्चों का कल्याण हो, गरीब जनता का कल्याण हो, और जिनकी जेब में ज्यादा पैसे हैं उनके पैसे निकाल करके गरीबों की जेब में डाले जाए। इनकम टैक्स के द्वारा गरीब अमीरों की जेब का पैसा निकाला जाता है और सब्सिडी के द्वारा गरीबों की जेब में पैसा डाला जाता है, जिससे आय असमानता दूर हो जाती है। और क्या करती है सरकार इसके द्वारा? और सरकार जो कीमत स्थिरता के माध्यम से, देखिए सरकार जितना ज्यादा खर्च करती है, अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो हिस्ट्री पर हम देखेंगे कि सबसे पहले 1929 में क्या हुआ था? मंदी वाला वीडियो देखेगा। 1929 में मंदी आई थी और इस मंदी को कहा जाता था महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन इसलिए क्योंकि बहुत ब्रॉड स्केल पर आई थी, इसीलिए इसको महामंदी कहते हैं। इस मंदी में अर्थशास्त्री कीन्स ने मंदी को दूर करने का एक सुझाव दिया और सुझाव में कहा कि सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जाए। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जाए। सार्वजनिक ऋण ना कहें इसको, हम कह रहे हैं सार्वजनिक
इसको हम कहें सार्वजनिक व्यय में, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा मंदी को दूर करने का सुझाव दिया था कीन्स ने। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मतलब क्या था और इससे मंदी कैसे दूर हो जाती है, और जब मंदी दूर होगी तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अभी आपने एक पॉइंट क्लियर किया, एक पॉइंट आपने ये क्लियर किया कि कैसे टैक्स और सब्सिडी के द्वारा सरकार क्या करती है, टैक्स और सब्सिडी के द्वारा सरकार आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास करती है, और कैसे सरकार इसके द्वारा कीमतों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये आपने अभी जाना। अब आप देखो कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सरकार कैसे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करती है सरकार, इसको आप देखो। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ लानी है, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से काम करे, आगे बढ़े, तो इसके लिए सरकार क्या करे। मान लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था बहुत हमारी स्लो चल रही है, इसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगी, सरकारी खर्चे बढ़ाए जाएंगे। अब ये सरकारी खर्चे कैसे बढ़ाए जाएंगे, कहाँ बढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र है सरकारी खर्चे बढ़ाने के, लेकिन हम मेन सब्सिडी और टैक्स को ही लेंगे। ठीक है, सरकार सब्सिडी देगी, सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी अपनी। सब्सिडी कैसे देगी, जैसे मनरेगा में लोगों की जो मजदूरी है वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जो पेंशन योजनाएं हैं, जैसे विधवा पेंशन योजना, जैसे आंगनबाड़ी में जो मानदेय मिलता है इसको बढ़ा दिया जाए, जैसे यानी कि जैसे गैस की सब्सिडी बढ़ा दी जाए, जैसे जिन जिन चीजों पर सब्सिडी दे रही है उनको बढ़ा दिए जाए और नई चीजों पर सब्सिडी दे दी जाए। मान लीजिए सामान नहीं बिक रहा, मंदी आई हुई है, बिक्री कम हो गई है, तो सरकार लोगों की जेब में पैसे डालेगी सब्सिडी दे करके, और जब लोगों की जेब में पैसे डाले जाएंगे सब्सिडी दे करके तो क्या होगा, इससे लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। यानी कि जब सब्सिडी दी जाएगी तो लोगों की, आम आदमी की क्या होगा, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा सामान बनाया जाएगा, यानी कि उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई जब सामान बिकेगा तो विक्रेता को लाभ होगा, और जब विक्रेता को लाभ होगा तो उत्पादक को भी लाभ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की योजना बनाई जाएगी ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए। अब जब उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा, नए उद्योगों की स्थापना होगी, यानी कि निवेश बढ़ जाएगा, उत्पादन ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए सब्सिडी बढ़ाई गई तो मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो निवेश भी बढ़ा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि पहले आप एक जोड़ी कपड़ा खरीद पाते थे, आपकी जेब में इतना ही पैसा था कि एक जोड़ी कपड़ा खरीद पाते हैं। अब बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आपको सब्सिडी दी, सरकार ने मनरेगा की सैलरी बढ़ा दी, इन सब के माध्यम से आपकी जेब में अब और ज्यादा पैसा आ रहा है खर्च करने के लिए। अब आप 4 जोड़ी कपड़े खरीद पा रहे हैं। जब आप 4 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे तो कपड़े की बिक्री बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो कपड़े का और उत्पादन होगा। जब और उत्पादन होगा तो नई फैक्ट्रियां खुलेंगी कपड़े बनाने की। जब कपड़े बनाने की नई फैक्ट्रियां खुलेंगी तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए श्रम तो चाहिए ना, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जिन लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी जेब में पैसा आएगा, यानी कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी क्रय क्षमता क्या हो जाएगी, उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। और जब उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी तो वो और नई वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये नई वस्तुओं क्या, ये जूता खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी जेब में नया पैसा आ गया है, अब और ज्यादा पैसा आ गया क्योंकि इनको रोजगार मिला। अब ये जूता खरीदेंगे, जब ये जूता खरीदेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा, तो जूते के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, तो जूते की नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, यानी कि एक नए क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। नए क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तो नए क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि कितने सारे लोगों को तो यहाँ कपड़ा फैक्ट्री में रोजगार मिल गया, और बहुत सारे लोगों को अब जूता फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। तो यहाँ से हजारों लाखों श्रमिकों को जो पैसा मिलेगा उससे उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, और जब इनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी तो फिर ये बाजार में जाएंगे और फिर ये क्या खरीद पाएंगे, अब ये अपने लिए बाइक खरीद पाएंगे, मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे, क्योंकि अब इनकी जेब में पैसा आ रहा है। तो फिर यही चीज एक
एक नई मांग को जन्म देगी। यानी कि जब एक क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो उस रोजगार से मिलने वाले पैसे से नए उद्योग की नींव पड़ती है और उस नए उद्योग में नए रोजगार की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। और ये जितने नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, जितने भी नई फैक्ट्री और कारखाने बन रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से देश की जीडीपी बढ़ रही है। क्योंकि जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पादन। देश में उत्पादन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और ये सारी नीतियां सरकार, ये सारी चीजें जो की सरकार जो देश में हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? क्योंकि सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी या सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च किया। जब सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करती है या सरकार उन क्षेत्रों पर खर्च करती है जो भविष्य में नए उद्योगों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे सरकार सड़कें बनाती है, जैसे सरकार ऐसे कार्य करती है जिससे सरकार को वर्तमान में आमदनी भले न हो, लेकिन लोगों को भविष्य में इससे नया काम करने के लिए आधार तैयार होता है, तो निरंतर इससे सरकार का व्यय तो बढ़ता है, लेकिन इससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से अपने व्यय में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। इसको हम बताने का आपको प्रयास कर रहे थे। उम्मीद है मुझे आप इसको समझ गए होंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा ये था कि सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे अपने 3 मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला उद्देश्य, कीमतों में स्थिरता लाती है सरकार। दूसरा उद्देश्य कौन सा है? दूसरा उद्देश्य है सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है, यानी कि आर्थिक वृद्धि को बूस्ट करती है। और तीसरा क्या है? सरकार इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। तो असमानता को दूर करना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और कीमतों को बैलेंस रखने के लिए सरकार कैसे राजकोषीय नीति में टैक्स और सब्सिडी का इस्तेमाल करती है, और टैक्स और सब्सिडी के द्वारा सरकार कहां से और कैसे अपनी आय बढ़ाती है, कहां कहां और कैसे खर्च करती है। और जब सरकार को पैसे की कमी होती है तो सरकार कर्ज लेती है, और ऐसे करके सरकार बैलेंस बना करके अपने तीनों उद्देश्यों को पूरा करती है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी देश की तरक्की या किसी देश की जो विकास है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की राजकोषीय नीति कितने बैलेंस तरीके से बनाई जाती है। एक बात समझ लीजिए, देश को आर्थिक मुद्दों के संदर्भ में, यहां तक कि राजकोषीय नीति के मामले में तो हम सामाजिक मुद्दे भी ले लेते हैं, देश को आर्थिक मुद्दों के मामले में बैलेंस रखने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अगर हमारे देश की राजकोषीय और मौद्रिक नीति बैलेंस है तो देश बहुत तेजी से तरक्की करता है, और बैलेंसिंग तरक्की करता है, स्थायी तरक्की करता है। इसीलिए अगर किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति फेल हो जाती है तो देश भी फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी आरबीआई संभालता है और राजकोषीय नीति की जिम्मेदारी कौन संभालता है? वित्त मंत्रालय संभालते हैं। और राजकोषीय नीति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजकोषीय नीति में व्यापक उद्देश्य होते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य तो होता है भाई महंगाई और स्फीति और मंदी को कंट्रोल करना है, लेकिन राजकोषीय नीति का उद्देश्य बहुत व्यापक होता है, जो इन्हीं 3 में छुपा हुआ है। भाई असमानता दूर करने के लिए व्यापक कार्य करने होंगे। हर क्षेत्र में असमानता है, ये सरकार नीतियां बनाती है। कैसे अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देनी है विभिन्न क्षेत्रों में, ये भी आसान नहीं है करना, और कीमतों को बैलेंस करना तो है ही उसका मुख्य उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य होते हैं वे मौद्रिक नीति से भी व्यापक होते हैं। राजकोषीय नीति का सेकंड पार्ट, जिसमें उदार और कठोर राजकोषीय नीति हम लेकर के आएंगे इसके बाद, और दोनों को पढ़िएगा, साथ साथ मौद्रिक नीति भी पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में भी आएगा। और जब इसकी हम क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तो उनके आंसर भी आप दे पाएंगे। थैंक यू।